मैं आपको सड़कों फिनलैंड का पर। किस्सा सुनाता हूँ। आप चलिए, इंग्लैंड का किस्सा तो बहुत आ जाता है। मैं सबसे पहले फिनलैंड ही गया था, वहाँ मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं राजीव जी। वो बता रहे थे कि इस बार पहली बार पिछले 2 सालों से ये लोग छठ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन यूरोप वाले अपनी नदियों से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। नदियां उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। तो उस नदी में जरा सी गंदगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खुद करते हैं ना बर्दाश्त कर सकते। आप तो जानती हैं कि छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं और वो नगर पालिका का भी इंतजार नहीं करते हैं, वो खुद खुद सफाई करने करते हैं। लगते हैं, उनको उसमें कोई शर्म नहीं है। छठ मनाकर आपको उसमें मिट्टी की मूर्ति बहानी थी और क्या करना था और क्या करना था। और उसको लेकर पहली बार जो डायस्पोरा है वहां पर फिनलैंड में, उसके खिलाफ वहां माहौल बना पहली बार। वरना फिनलैंड दुनिया की सबसे खुश कंट्री है। नोकिया में नौकरी करने लोग गए थे, नोकिया बंद हो गया या नोकिया इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया, दूसरी जगहों पे हो गए। थोड़े से हिंदुस्तानी है, बहुत ज्यादा है नहीं फिनलैंड में। और कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कोई राइट विंग इस तरह का फिनलैंड में मजबूत नहीं है जो आपके खिलाफ अभियान चलाए। लेकिन अपनी हरकतों से आप नजर में आए। जो मैंने आपसे कहा, यह आक्रामकता। अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाइएगा। ये आप, क्योंकि हिंदू परिवार में आप पैदा हुए, मुझे इस बारे में समझना है कि गणेश चतुर्थी या जो बॉम्बे में जो सेलिब्रेट होता था, गणेश महोत्सव जो होता था, उसका उत्तराखंड के पहाड़ों पर करने का क्या औचित्य है। वो तो मेरे पास एक गेस्ट आए, रावत साहब, उन्होंने कहा कि गणेश तो हमारे यहाँ के थे, वो कुछ वक्त के लिए गणेश जब वहाँ जाते हैं और वहाँ से जो वापसी करते हैं वो उसका एक सेलिब्रेशन है उनके आने और जाने का। यहाँ उत्तराखंड में क्यों हो रहा है? और उसमें भी उनका ये कहना था विसर्जन जो हो रहा है, जो नदियाँ बर्बाद की जा रही। तो वो मैं इस पर आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप मुझे बता मैं सकें। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं कि बहुत सारी परंपराएं, जैसे गणेश चतुर्थी हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती थी। जी वही यही है। हमारे शहर में गणेश चतुर्थी नहीं, दुर्गा पूजा जरूर मनाई जाती थी, लेकिन गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती थी। दुर्गा पूजा के लिए भी कुछ तालाब होते थे जहां पर मूर्तियां दहाई जाती थी, और इतनी बड़ी मूर्तियां बनती नहीं थी जितनी आजकल बन रही हैं। नॉर्मली जो बनती थी ऑर्गेनिक टाइप की बनती थी, जो पानी में मिल जाता था। त्योहार बहुत ज्यादा आक्रामक हुए हैं। आप बताइए ना, रामनवमी को मस्जिद के सामने बाजा बजाना किस त्योहार में था? हाँ, मंदिर खाली है और मस्जिदों के आगे रामनवमी पे रौनक। कोई इस तरह की धूमधाम होती ही नहीं थी। व्रत रखा जाता था, घरों पे पूजा पाठ हो गया, बात खत्म। रामनवमी पे जुलूस जैसी कोई चीज 40 साल की उम्र तक तो मैंने सुनी ही नहीं थी। जबकि मैं टिपिकल देवरिया में पैदा हुआ हूं, यूपी में, जो अयोध्या से 2-3 घंटे की दूरी पर है। मैंने अयोध्या के भी दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि रामनवमी पर जुलूस का कभी कोई परंपरा हमारे यहाँ रही नहीं है। लेकिन अब रामनवमी कब बनेगी? जब मस्जिद के सामने आप नाच लेंगे, गालियां दे लेंगे, तब आपकी रामनवमी बनेगी। ये पॉइंट मैंने क्यों उठाया? सारे त्योहार पॉलिटिकल कर दिए जा रहे हैं, सारे त्योहार प्रदर्शन के बन जा रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि त्योहार बहुत पुराने होते हैं। कोई भी त्योहार हो, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, बहुत पुराने होते हैं। और उस समय के हिसाब से परंपराएं बनती हैं, उस समय के वातावरण के हिसाब से बनाती हैं। जब पोल्यूशन नहीं था, जब नदियां थीं, छोटे छोटे तालाबों में आप बहाते थे। आज जो आप कर रहे हैं, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को। तो अपने देश को तो आपने कचरा बना दिया। आप भी दिल्ली में रहती हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं। हमने तो अब हार मान ली कि भाई इसी हवा के साथ आप कर लीजिए। क्या करेंगे आप? कितने एयर प्योरीफायर लगाएंगे? कहां कहां लगाएंगे? कब तक मास्क पहनेंगे? लेकिन यूरोप क्यों बर्दाश्त करेगा? मिडिल ईस्ट क्यों बर्दाश्त करेगा? जहां की हवा साफ है, जहां की नदी साफ है, जिनकी नदी उनकी जिंदगी का हिस्सा है, इस ठंड में वो सौना में जाते हैं और उसके बाद सीधे समंदर में छलांग लगाते हैं और बाहर निकल के मुस्कुराते हैं। तो जिनके जिंदगी का हिस्सा है, उनसे आप अगर उसको गंदा करना आप शुरू कर देंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर रहिए आप यहीं पे, करिए गंदा, करिए बर्दाश्त। आपने तो त्योहारों को तमाशा बना के रख दिया। अब तो हर त्योहार के पहले डर लगता है कि कौन सा नया नाटक हो जाएगा। कनाडा के एक लेक में एक इंडियन फैमिली ऑलमोस्ट अधनंगी नहा रही है और साबुन हाँ, लगा रही। देखा है मैंने वो। आई वाज, मतलब इसको कैसे आप जस्टिफाई करते होंगे? वो अपनी नदियों में तैरते हैं, वो अपने समंदर में तैरते हैं और उसके साथ एक सहजीवन जीते हैं। आपके लिए वो नहाने की चीज बन गई। वही छठ के बाद नहाने का मामला है। अपनी गंदगी वहां निकालने चले गए, आप साबुन लगा करके नहा रहे हैं। ये वही आक्रामकता है। आप ये समझने को तैयार ही नहीं है कि आप वहां गए हैं। उनका एहसान है कि उन्होंने आपको एक बेहतर जिंदगी दी है। यहां आप 700-800 साल पहले या 400 साल पहले आए हुए लोगों को अभी तक मेहमान मान रहे हैं, और मेहमान भी अवांछित मान रहे हैं कि मुसलमान तो बाहर से आए हैं। जबकि अगर चलो बाहर से ही आए हैं, मान लिया कि बाहर से ही आए हैं, तो 400 साल हो गया ना। बहू आती है तो 40 साल में घर की हो जाती है पूरी तरह से और हो जाता है। यहां 400 साल से जो लोग आए हैं,
जो आपकी जमीन पे खेती कर रहे हैं, जोत बो रहे हैं, बिजनेस में शामिल हैं, उनको तो आप बाहरी कहोगे। और वहां आप जुमा 20 साल पहले गए हो और आप बिल्कुल उसको अपनी तरह का बनाना चाहोगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? यहां तो आपको अजान की आवाज से दिक्कत हो जा रही है, और वहां आप चाहोगे कि होली के दिन आप हुड़दंग करो और लोग बर्दाश्त करें। जहां गलियों में आवाज ही नहीं होती है, जहां जोर से बोलना जो है वो बदतमीजी मानी जाती है, कोई चिल्लाता हुआ नहीं दिखता है, वहां आप सोचते हो डीजे लगाओगे और लोग एंजॉय करेंगे, तो कैसे होगा? डोभाल ने जो बयान दिया है, आपने 400 साल पुराना का, हालांकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भारत का मुसलमान भारतीय है, वो बौद्ध था। नहीं, मैं तो इनका लॉजिक मान लेता हूं कि जितने मैं समझ मुसलमान गई। हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे ड्राइवर से लेके और मेरे बॉस तक जितने मुसलमान हैं, मान लीजिए क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक, सब एक साथ एक दिन तैयारी की और अरब से उठ के चले आए, तो भी तो 400 साल हो गए हुजूर। हाँ, 400 साल में तो कहीं के भी आप हो जाते हैं। 6 साल रहने पे आपको यूरोप में वीजा मिल जाता है, अगर आप 6 साल काम करते हो, अपना नागरिक आपको बना लेते हैं। डोभाल साहब ने नहीं बताया है कि जो बदला लेना है वो लेना किससे है, लेकिन उनका नहीं, मैं तो डोभाल साहब को सलाह दे रहा हूं कि वो अपनी आर्मी उठाएं और अरब जितने मुल्क हैं उनके ऊपर पहले हमला करें, उसके बाद ब्रिटेन के ऊपर हमला करें, क्योंकि यही हैं जो आए थे और हमको लूटे थे। भाई गजनवी जो है वो वहीं से कहीं से आया था ना। हाँ, सेंट्रल एशिया में तो करे, सेंट्रल एशिया पे हमला। फरगना, बुखारा। वहां तो जाके शेख को आप मतलब ऐसे भाई बनाते हो, ऐसे गले लगाते हो कि कई बार हमें लगता है इतने भी क्या गले लगना, हमारे भी दोस्त हैं, इतने गले तो हम भी नहीं लगते हैं, और यहां आप अटैक करोगे। एक चीज़ और है, मोदी साहब वहाँ जाके जिस तरह से हंसते हैं, तो हंसने का कोटा वहीं ख़त्म करके आ जा रहे हैं। भारत में आके वो मुंह सड़ा बना करके रहते हैं हर समय। देखिए, कुछ अंकल लोग होते थे हमारे बचपन में, अपने किसी कुलीग से वो ठीक से मोहब्बत से, आपसे वही कह रहा हूँ कि हाथ नहीं मिलाते, बचपन ना में नमस्ते करते। कुछ अंकल लोग होते थे जो दुनिया में बाहर की जो औरतें होंगी, भाभियां होंगी, उनसे बड़े प्यार से बात करेंगे, बाहर के बच्चों से बड़े प्यार से बात करेंगे, बाहर के हर आदमी से अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अपने घर के सहन में जो ही पैर रखेंगे वो बिल्कुल प्राण बन जाएंगे एकदम, उनका चेहरा सीरियस, उनकी वाइफ उनसे मजाक नहीं कर सकती, बच्चे बात नहीं कर सकते, घर के अंदर उनका पूरा वही रवैया रहता था। हाँ, भोकाल वही रहता था। तो मोदी जी का मुझे कई बार यही लगता है कि, और देखिए बहुत साफ हम आप बात कर रहे हैं तो कुछ छुपाया क्यों जाए जो हमारे मन में है, ये एहसास कमतरी है, ये एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। गोरा आपको सामने दिखता है, शेख आपको सामने दिखता है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसकी निजी संपत्ति उतनी है कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में फ्लैट खरीद सकता है, दुनिया की सबसे महंगी कार चला सकता है, जितना सोना आपने देखा नहीं होगा उतना उसके यहाँ किसी कोने में पड़ा होगा, तेल की बदौलत या किसी भी बदौलत। तो वहाँ एहसास कमतरी है, क्योंकि यही मोहब्बत अगर सिर्फ बाहर का मामला होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी होती, बांग्लादेश से भी होती, श्रीलंका से भी होती, वहाँ इतनी नहीं दिखती है। चेहरे का जो उजाला बढ़ता है यूरोप जाके, उतना यहाँ नहीं बढ़ता। मैं जानता हूँ, आप भी जानती हैं कि लोग एक बार यूरोप जाते हैं और जिंदगी भर गाना गाते हैं, अरे वहाँ की क्या जिंदगी है। हम आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा ये 1800, एक मैंने बोडेगा देखा, हमारे दोस्त ले गए कि यहाँ 1857 में ये बोडेगा खुला था, तब से एक तरह की बियर मिली। तो मैंने कहा कि ये जब हमें लूट रहे थे, हमारा जीना हराम कर रहे थे, तो हमारे पैसों से ये बोडेगा खोल रहे थे। हम ऐसे देखते हैं, वहाँ के म्यूजियम्स में हमें अपनी चीजें नजर आती। मेरी बेटी वो जो ब्रिटिश म्यूजियम है कहती है ये वो चोर बाजार है, सारी दुनिया से चोरी करके। और कुछ लोग वहां जाते हैं तो ऐसे फ्लैट होके आते हैं कि सारी जिंदगी वही कहानी सुनाएंगे कि जब मैं लंदन गया था, भले 3 दिन के लिए गए हूं, 4 सड़कें देखी हूं, लेकिन सारी जिंदगी वही कहानी सुनाएंगे। तो मोदी जी क्या कहीं ना कहीं एहसास कमतरी है, और वो एहसास कमतरी खास तौर पे वेस्ट एशिया में दिखती है और यूरोप में दिखती है, गोरों के सामने दिखती है और शेखों के सामने दिखती है। और शेखों के साथ तो मैं बहुत क्लियर हूं कि बिजनेस का मामला बहुत बड़ा है, इसलिए इतना ज्यादा कुछ दिखता है। उनको खुश रखना जरूरी है, उनको खुश रखना जरूरी है, उनका भी है, इनका भी है, शेखों का भी बिजनेस है, इंडिया एक बड़ा मार्केट है, उनके लिए भी है और इनके लिए भी है, तो वो रिश्ता दूसरे लेवल पे जाके सेट हो जाता है। कि ऑस्ट्रेलिया से खबर ही आई है कि इंडियंस को उन्होंने अलर्ट पे रखा हुआ है और वो वीज़ा भी नहीं इशू कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं वहाँ पर भी डिपोर्ट करने की बात है। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया है पिछले कुछ सालों में। तो ये जो डिपोर्टेशन है ये बहुत खामोशी से हो रहा है, इसके बारे में मीडिया बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे फिर पता चल जाएगा कि हम विश्व गुरु नहीं हैं, हमारे औकात नहीं है वीज़ा की, पासपोर्ट की, और हमारे लोगों को बेइज्जत करके बाहर किया जा रहा है। भारत जो भारत में है उनको नहीं संभाल पा रहा है। हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले देश माने जा रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम है, लेकिन ये जो छोटा सा मिडिल क्लास है वही ट्विटर पे भी एक्टिव है, वही सब जगह, और वही अपने को विश्व गुरु। तो इसका रियलिटी चेक इन लोगों को कब कैसे कराया जाए? बाकी का गरीब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत का, उसको ये अपना ही नहीं मानते क्या? या वो मर जाने के लिए हैं, वो डिपॉपुलेट कर देने के लिए हैं, बस यही लोग जिएंगे?
चाहते तो यही है शिवा। ये डिपोर्टेशन वाले को हमको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो वो है ही कि आपकी जो इमेज खराब हो रही है, दूसरा कितने लोगों को वो लेंगे आपके यहाँ। जो लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, लीगल इलीगल तरीकों से जा रहे हैं। आप देखिए पूरे यूरोप में जो सबसे आसान तरीका है माइग्रेट करने का, स्टूडेंट बन के जाते हैं। बीए में एडमिशन वहाँ किसी, आप भी जानती हैं कि वहाँ सिर्फ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं है, वहाँ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पैसों में एडमिशन हो जाता है, या सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एडमिशन्स लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद उनका रूल था 2 साल का वीज़ा आपको मिल जाता, वर्क वीज़ा मिल जाता। अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल का, वो वर्क वीज़ा हो गया। और उसके बाद फिर कैसे कैसे वीज़ा बढ़वा के वहाँ की नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं। एक हकीकत तो ये है, डंकी रूट है ही जिससे लोग पहुंच रहे हैं, इलीगली लोग पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पर जाकर स्टे कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से विदेश में रहने को मिल जाए, ये कोशिश है। इसके पीछे भी 2 चीज़ें हैं। एक तो वही एहसास कमतरी है कि कैसे भी हम वहाँ रहेंगे तो बेहतर रहेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ वाकई ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि लोग, आज जो मिडिल क्लास है शिबा, किसी भी तरह अपने बच्चे को विदेश में बसा देना चाहता है। वरना माँ बाप, मैं जानता हूं कि डांटते हैं इस बात के लिए, नहीं वहीं रहना है, कैसे रहना है तुम देख लो। और ये मैं गरीब गुरबा की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अच्छे खासे पढ़े लिखे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं जिनके बच्चों ने एडमिशन वहां पे लिया है। क्योंकि भारत में हम अपने बच्चों का, और ईमानदारी से कहूं तो दिल की अगर कोई पूछे तो मुझे भी लगता है जाए यार, कहीं ढंग की जगह पे रहे। कोई भविष्य नहीं देख रहे, कहीं कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा, ये सच्चाई है। तो एक तो हमारे लोग जिस तरह से जा रहे हैं, तो कहीं भी ये होगा कि जब इलीगली पहुंचेंगे बाकी सब होगा तो डिपोर्टेशन होगा। दूसरा, इसको देखना चाहिए, हम लोग कहते हैं मजाक में कि जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो पहला शिकार जो होता है वो माइग्रेंट बनता है। तो पूरी दुनिया में, यूरोप में भी एक खास तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर नॉर्वे को आप छोड़ दीजिए तो यूक्रेन वार की वजह से लगभग पूरा यूरोप फंसा हुआ है। जर्मनी की हालत ख़राब है, फिनलैंड की हालत ख़राब है, इंग्लैंड की हालत। तो जब ये होता है, अब हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको बिहारी नज़र आते हैं, आसाम में कोई प्रॉब्लम होती है बिहारी नज़र आएगा, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम होती है तो आसामी और बिहारी और बांग्लादेशी नज़र आएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो एकेडमिक्स में पैसों की कटौती की है, बाकी सारी जगहों पे की है। और दूसरा, वही जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया और ये हिंदुत्ववादी नॉनसेंस के साथ, जो बेहद आक्रामक है, बदतमीज है, बेहद अहंकार से भरी हुई है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत भयंकर वाली कमजोरियां हैं जिसके बारे में आप बात कर रही थी, जिस तरह की ट्रेनिंग पूरी हुई है। असल में कहूं तो मुझे लगता है हम सोशल मीडिया के लिए तैयार ही नहीं थे। सोशल मीडिया ने अचानक उरियां कर दिया सब। ये था सब। आप दिल्ली में पैदा हुई हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ी हैं, तो आपको पता है कि ये था सब। जितने टांट हमारे यहाँ किए जाते हैं, पता नहीं कहीं और किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, हर शहर में। बाकी सारी चीजें, रेप हो रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन सब पर्दे के पीछे था। सोशल मीडिया ने अचानक नंगा कर दिया, और उसमें भी क्या हुआ, ऐसी सरकार आती है जो इस तरह के लोगों को हीरो बनाती है। मोदी जी फॉलो करते हैं, जो माँ बहन की गालियां देते हैं उनको पीएम फॉलो करते हैं, तो फिर उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। आप हमारी ट्विटर वॉल देख लीजिए, हम कुछ भी लिख दें, नीचे सिर्फ और सिर्फ गालियां होंगी। मैंने तो कमेंट्स पढ़ने बंद कर दिए, पहले मैं कमेंट पढ़ता था कि लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। तो ऐसे लोगों की मेन स्ट्रीमिंग कर दी गई, तो इनको लगता है हर जगह चलेगा। जैसे वो वीडियो जिसकी आप बात करें, जिसमें वो लड़का 4 महीने में गया, सर माफ कर दीजिए दोबारा नहीं होगा। उसको नहीं पता है कि ये पुलिस वाला नहीं है जो 500 का नोट लेगा और माफ करके आपको छोड़ देगा। वहां ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक। नीचे पुलिस खड़ी है, वैन के साथ में गिरफ्तार करने आई है, उसको ये पता ही नहीं है। वो कह रहा है लास्ट टाइम, छोटी सी बात है। हाँ, लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ वो आराम से गिव करता मी है, लास्ट वार्निंग। यहाँ वो आराम से करता है, यहाँ उसका बाप भी डांट के छोड़ देगा, लड़की का बाप भी शायद कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं। वहां बहुत बड़ी चीज है। वहां हम जितने रेसिस्ट हैं शिबा, मतलब 50 साल की मेरी उम्र हो गई, कब तक सुनता रहूंगा कि मेरा रंग काला है? मुझे पता है मेरा रंग काला है, और ये कुंठा, रंग वाली कुंठा तो जा ही नहीं और रही। अगर मेरा रंग काला है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, या मेरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज भी आशुतोष को ट्रोल करने के लिए, अशोक पांडे को ट्रोल करने के लिए आपको रंग मिलता है। आप नहीं जानते हैं कि ये काम अगर यूरोप में बैठ के आप कर देंगे तो आप जेल में जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहां किसी के रंग पर इस तरह की टिप्पणी करना बाकायदा अपराध है। तो हम बेहद नस्ली समाज हैं, हम ये सब था हमारे समाज में। सोशल मीडिया ने अचानक उरियां कर दिया, फिर सरकार ने उसकी मेन स्ट्रीमिंग कर दी, जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अब ये बात आपने निकाली तो मैं ये जानना चाहती थी कि जब हमारे भगवानों के रंग तो सांवले ही हैं, सब इसी रंग के भगवान हैं हमारे, तो ये कैसे है कि हमारा ये कट ऑफ। गोरों ने 200 साल राज किया। गोरों को देखते ही आप यहाँ हालत देखिए ना। मेरे एक दोस्त मजाक में कहते थे, टूरिज्म इंडस्ट्री में है, मजाक में कहते थे कि कोई यूरोपियन टूरिस्ट आ जाए जो स्टूडेंट टाइप का हो या फकीर टाइप का हो, जिसने किस तरह से मैनेज कर लिया हो,
वो आ जाए। बहुत सारे ऐसे आते हैं, सारे यूरोपियन अमीर नहीं है, ये भी गलतफहमी हमको निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल। और भारत तो आते ही वो हैं जो मिडिल भारत क्लास हाँ, भारत इसलिए आते हैं क्योंकि सस्ता यहाँ है। आपकी जो करेंसी है उनके लिए बहुत सस्ती पड़ती है, होटल्स आपके बहुत चीप पड़ते हैं उनको। और वहीं सामने एक ब्लैक आ जाए जो एक कंपनी का मालिक हो, और दोनों सड़क पे निकल जाए, तो गोरे के पीछे लोग लग जाएंगे, ब्लैक को गालियां मिलेंगी। तो ये तो गोरों की गुलामी की है आपने। तो वो है। और केवल गोरे काले का नहीं है, उत्तराखंड के अंदर अभी हाल में आपने पढ़ा, मुसलमानों की लिंचिंग अभी तक सुनते थे, चाइनीज कह के लिंच कर दिया गया। बीएसएफ के बेटे बीएसएफ के बेटे का, जिसका बाप जो है वो आर्मी में है, बीएसएफ में है, देश की सुरक्षा कर रहा है। उसको आप क्या चाउमीन और मोमो कहेंगे, आप चाइनीज कहेंगे उसको। और तो वो ये क्या है कहता रहा आई एम एन इंडियन। और क्या है शिवा, कश्मीर पाकिस्तानी हो गया, बाकी सारे मुसलमान पाकिस्तानी हो गए, सिख खालिस्तानी हो गए, नॉर्थ ईस्ट हमारा चाइनीज हो गया, अब तो बंगाली बांग्लादेशी हो गए। तो हिंदुस्तानी कौन बचा? यूपी बिहार और जो बीमारू स्टेट थोड़ा सा आपका है, वही हिंदुस्तानी बचा। उसके टैक्स के पैसे से ये देश नहीं चलता है। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो साउथ के लोग देते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो पंजाब के लोग देते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्ट आता है वो नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, कश्मीर, साउथ सबसे आता है, आप ही नहीं हो। लेकिन ये जो आई एम सॉरी टू से, जिस इलाके में मैं पैदा हुआ, इसके सवर्णों का जो पागलपन है वो इस देश को बर्बाद कर रहा है। आपने कहा बीमारू स्टेट, एक गेस्ट ने जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि पूरी गैंजेटिक बेल्ट आर्सेनिक का शिकार है, और 50 लाख से ज़्यादा सीधे डायरेक्ट आर्सेनिक मौतें हो चुकी हैं कैंसर की। और ये तो हम लोग अपनी नदियों, पहाड़ों, ये जो बीमारू लोग हैं जो धर्म ज़्यादा मानते हैं, जो नस्लवादी हैं, जिनको लगता है कि मैं सरयू पारी ब्राह्मण हूँ, तो मैं कानिकुश ब्राह्मण हूँ, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारा कुछ करते हुए वो ये नहीं देखते हैं कि जल, जंगल, ज़मीन, इन तीनों पर उन्होंने धर्म का जिस तरह का बोझ डाला है, आज पूरे पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। वो धर्म का नहीं, वो अंधविश्वास का बोझ है। धर्म कब कहता है आपसे ये सब करने के लिए? वो तो अंधविश्वास का बोझ है। आप पर्यावरण पेड़ पर लगा भी नहीं इनका रहे बड़ा हो, बोझ पेड़ है। काट रहे हो लगातार। नदियों का सत्यानाश, दिल्ली में जो आती है सरकार वो यमुना साफ करने की बात करती है। यमुना नाला थी, नाला है, और ऐसे ही रहा तो नाला रहेगी। मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, एक छोटा सा तालाब था, और बड़ा खूबसूरत सा तालाब था मेरे घर के पास में ही। छठ करने वालों ने उस तालाब को ऐसा खत्म किया है कि वो तालाब जो गंदा नाला बन के रह गया है, और छठ के छठ काम आता है। शहरों की वाटर बॉडीज बर्बाद हो जा रही हैं। आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप अपने देश का पूरा क्लाइमेट नष्ट कर रहे हो। केवल दिवाली की वजह से ये पोल्यूशन नहीं होता है हमारे यहाँ, लेकिन दिवाली एक बड़ी वजह बन जाती है। वो आपको सीखना पड़ेगा कि अचानक, जैसे आपको अगर डायबिटीज है तो एक कप चाय पी लेने से नहीं हो जाती है, लेकिन अगर आप 5 चाय लगातार पी लोगे एक ही टाइम में, तो आपकी डायबिटीज हाइक करेगी। तो इट इज़ इंटर रिलेटेड। जब जिस समय डायबिटीज़ में स्पाइक आता है, वो भी दिवाली। वो भी दिवाली है, मिठाई होती है, वो तो खैर ईद पे भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, हमारे सारे त्योहार। पॉपुलेशन साइज छोटा है। हाँ। तो जो डॉक्टर्स हैं ना, वो उनकी सहालत ठीक बाद में शुरू होती है, इसके बाद जी में। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। और प्रदूषण की क्योंकि मैं सहालत। डायबिटिक हूँ और दिवाली भी मनाता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप ये मानने को तैयार, अरे इतने से क्या हो जाएगा, अरे इतने से क्या हो जाएगा। आप सब कुछ नष्ट करते जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप कोई धर्म की ध्वजा गाड़ रहे हो। आपने अपने बच्चों के, आप सोचिए, मुझे बताओ, आप बाहर से ही बात शुरू हुई थी तो वहीं का लें। बाहर जाओ ना, पानी खरीदना पड़ता है, टैप खोलो बाथरूम का और पानी पियो। होटल में कोई पानी देने आपको नहीं आता है। यहाँ आप रेस्टोरेंट में किसी अच्छे खाने बैठो, 150 रुपए की पानी की बोतल देते हैं। आप वहाँ टैप वाटर मांगते हो, आपको आराम से टैप मिलता है। हमको हवा साफ करने का पैसा देना है, हमको पानी साफ करने का पैसा देना है। सबसे ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, 25-30% हम टैक्स दे रहे हैं। सड़कें गंदी हमको मिलनी है, पार्किंग 500 रुपए 800 रुपए पार्किंग इस दिल्ली में हम 1 घंटे और 2 घंटे के दे रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हमारी शिकायत ये, हमारे पेरेंट्स की शिकायत ये थी कि दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है। अब हम तो पता चाहते नहीं क्या हैं कि मिला रहा है। पानी ही मिला हाँ, ले। पानी ही मिला है, अब तो पता नहीं क्या मिला रहा है वो। और अमूल के दही में फीकल मैटर है, मतलब तो इस मामले में तो शिवा ये सच है कि हम डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं। जो मल्टीनेशनल्स ब्रांड्स हैं, एफएमसीजीज हैं, आप बाहर टेस्ट कीजिए और यहाँ टेस्ट कीजिए। हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कोका कोला का हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं दुनिया में कहीं से भी, लेकिन हम शुगर का जूस पी रहे हैं यहाँ पर कोका कोला के नाम पे। आप मिडिल ईस्ट जाते हो, यूरोप को छोड़ दो, मिडिल ईस्ट जाते हो, कोका कोला का स्वाद बदल जाता है। चॉकलेट्स देखो आप। मैं डेयरी मिल्क लेके आया इस बार, मेरे यहाँ के बच्चों ने कहा, ऑफिस के बच्चों ने कहा, तो मैंने कहा डेयरी मिल्क लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा तो अलग डेयरी मिल्क है। वही डेयरी मिल्क हम बचपन से यहाँ खा रहे हैं। मैगी अलग है, मैगी अलग है, और वही डेयरी मिल्क हम बचपन से यहाँ खा रहे हैं। और आप बाहर जाके खाते हो, कह रहे अरे उससे सस्ती है, लेकिन यहाँ तो शुगर ही शुगर भरी हुई। वहाँ का दूध, चीज और योगर्ट, एवरीथिंग इज। और आप देखिए कि धर्म के इस पागलपन में हमें इसकी चिंता ही नहीं है।
हमें इसकी चिंता ही नहीं है कि दुनिया में हर चीज की हम डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं, सबसे खराब क्वालिटी की चीजें हमको दी जा रही हैं। जब दिवाली आती है तो ख़राब ये आपका बेसन, ख़राब खोया और पूरी जो मिठाई का जो पूरा जो भी तरीका होता होगा उसके ऊपर रिपोर्ट आने लगती है कि शीरे में चींटियां हैं और कीड़े मकोड़े हैं और आपका ताकि आप चॉकलेट खरीदें। खोया ख़राब है और ये ख़राब है। हमारे लोग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो साल भर क्या कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों है कि ये इस तरह से हर त्यौहार हमारा किसी ना किसी बड़ी व्याधि से, किसी बीमारी से जुड़ गया है? मैं अलग तरीके से इसको देख रहा हूं कि हमारा इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हम बेकार की चीजों में लगे हुए हैं। जो मसला 47 में सुलझ गया, हम आज उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं। एक मणिपुर के सांसद का वीडियो आया था शिवा, शायद आपने देखा हो, और कांग्रेस के वो सांसद हैं, प्रोफेसर हैं, जी। वो खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि इधर कुकी इलाका है, इधर मैती इलाका है, और मैं सांसद होने के बावजूद उस इलाके से इस इलाके में बिना सुरक्षा के नहीं जा सकता। आर्मी लगी है स्टेट के अंदर दो इलाकों के बीच, और हमको आपको ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे। टुकड़ा टुकड़ा तो ये कर रहे हैं। और जब इस तरह का पागलपन होगा तो कौन पानी पे ध्यान दे, कौन हवा पे ध्यान दे? जब 24 घंटे आपके दिमाग में है कि मुसलमान कैसे परेशान हो सकता है, तो अपनी परेशानी आपके सामने से निकल जाती है। आप देख ही नहीं पाते हो कि आपका बच्चा बीए कर लिया, एमए कर लिया, और कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दिन रात फेसबुक और व्हाट्सएप और सब आपको बता रहा है कि मुसलमान की चूड़ी टाइट है। ये जो पागलपन भरा है, ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 12 साल पहले इन मुद्दों पे बात हो रही थी। पर्यावरण पे अच्छा खासा इस देश के अंदर बहस होती थी, फूड क्वालिटी पे बहस शुरू हो गई थी और बहुत सारा कुछ हुआ था। लेकिन 10 साल से याद कीजिए, कहीं कोई ऐसी बहस सुन रही हैं आप? वंदना शिवा एक जमाने में इतनी आर्टिकल लिखती थी, कहाँ है? अगर लिखती भी होंगी किसी आर्टिकल, नहीं, अगर लिखती भी होंगी उस आर्टिकल की कहीं चर्चा है?